चलिए फिर शुरू करते हैं उस पृष्ठभूमि से जहां इस महासंग्राम की नींव रखी जा रही थी। मेवाड़, अरावली की गोद में बसा ये इलाका है ना, हमेशा से अपनी आजाद तबीयत के लिए जाना जाता रहा है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए अपनी मिट्टी और मान सबसे ऊपर था। बिल्कुल। और इसी माहौल में पले बड़े थे महाराणा प्रताप, उदय सिंह के बेटे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें एक एक तरह की दृढ़ता थी, अपने उसूलों पर टिके रहने का जज्बा था। और ये वो वक्त था जब अकबर हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर अपना परचम लहरा चुका था, और उसकी नजर जाहिर है मेवाड़ पर थी। हाँ, अकबर ने कोशिशें तो बहुत की। दूत भेजे, समझौते के पैगाम भेजे, यहाँ तक कि दूसरे राजपूत राजाओं के जरिए भी दबाव बनवाया। हम्म। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही रहा। हमारे पास जो सामग्री है उसमें उनके दृढ़ संकल्प का जिक्र बार बार आता है। मेवाड़ झुकना नहीं जानता। यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता है जो हमारे विश्लेषण में सामने आया। वो ये है कि ये सिर्फ जमीन या सियासत की लड़ाई नहीं थी। अच्छा। हाँ, स्रोतों में कुछ ऐसे विवरण मिलते हैं जिनसे लगता है कि ये सांस्कृतिक मूल्यों का भी टकराव था। मतलब कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं कि प्रताप के दूतों ने मुगल दरबार के तौल तरीकों और शानो शौकत को मेवाड़ की सादगी और परंपराओं के बिल्कुल विपरीत पाया, और उन्होंने इसे अप्राकृतिक तक कहा। ये दिखाता है कि टकराव की जड़ें शायद कहीं ज्यादा गहरी थी। अरे वाह! तो ये सिर्फ राजनीतिक इनकार नहीं था, बल्कि एक तरह से जीवन शैली और मूल्यों का भी प्रतिरोध था। ये तो वाकई एक अलग पहलू है। जाहिर है प्रताप के इस रवैये से अकबर ने इसे अपनी तौहीन समझा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल समझा होगा। और यही तस्वीर में आते हैं राजा मान सिंह। अकबर ने अपने एक बेहद काबिल सेनापति, जो खुद कछवाहा राजपूत थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। आदेश साफ था, प्रताप को समझाओ, मनाओ या फिर रास्ते से हटा दो। यहीं पर स्थिति और पेचीदा हो जाती है ना? एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि मानसिंह के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा? क्या उनके अपने अंदर कोई कोई द्वंद्व था? देखिए, सीधे तौर पर मान सिंह के अंदरूनी द्वंद्व का जिक्र तो कम मिलता है, लेकिन उस दौर के जो राजनीतिक समीकरण थे, उनकी जटिलता साफ झलकती है। स्रोत इशारा करते हैं कि मानसिंह एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, वफादार सेनापति थे, और शायद वो इसे साम्राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के तौर पर देख रहे थे। उन्होंने प्रताप से मुलाकात भी की, मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, वो प्रसिद्ध मुलाकात जिसका जिक्र आता है, कहते हैं प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन करने से भी इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वो किसी ऐसे राजपूत के साथ नहीं बैठ सकते जो अपनी बेटी मुगलों को दे चुका हो। हाँ, इस घटना के विवरण अलग-अलग स्रोतों में थोड़े थोड़े अलग मिलते हैं, लेकिन सार यही है कि सुलह की कोशिश नाकाम रही। प्रताप का जवाब दो टूक था, गुलामी मंजूर नहीं। अब युद्ध तय था, और इसके लिए जगह चुनी गई हल्दी घाटी, एक संकरी पहाड़ी घाटी, जो सामरिक नजरिए से बहुत अहम थी। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576। सुबह का वक्त। अरावली की पहाड़ियां गवाह बनने वाली थीं एक एक भीषण संग्राम की। एक तरफ महाराणा प्रताप, जिनके साथ करीब 20,000 राजपूत और भील योद्धा थे। भीलों का साथ इस लड़ाई में बहुत अहम था। ये वो लोग थे जो अपनी जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। सही कहा। और दूसरी तरफ राजा मानसिंह की कमान में मुगल फौज, जिसकी तादाद 80,000 के आसपास बताई जाती है। 80,000? हाँ, संख्या का ये फर्क बहुत बड़ा था। और साथ ही मुगल सेना के पास तोपखाना भी था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा सामरिक लाभ था। प्रताप की सेना में कौन-कौन प्रमुख थे? चेतक का नाम तो सभी जानते हैं, पर और भी कई वीर थे। हाँ, बिल्कुल थे। भील सरदार राणा पूंजा का जिक्र जरूरी है, जिन्होंने अपने लोगों के साथ पूरा समर्थन दिया। ग्वालियर के रामशाह तोमर अपने बेटों के साथ थे। और एक नाम जो अक्सर ध्यान खींचता है, वो है हाकिम खान सूर का, एक अफगान योद्धा जो प्रताप की सेना में तोपखाने का प्रमुख था। अच्छा, अफगान योद्धा। जी हाँ, ये उस दौर में धार्मिक सहिष्णुता और निष्ठा का एक बड़ा उदाहरण है। और जाहिर है प्रताप के विश्वस्त मंत्री भामाशाह भी थे,
जिनका योगदान बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और मुगल खेमे में मान सिंह के अलावा आसफ खान और सैयद अहमद खान जैसे अनुभवी सिपह सालार थे, तो तैयारी पूरी थी दोनों तरफ। युद्ध शुरू होने से पहले का माहौल कैसा रहा होगा? स्रोत बताते हैं कि युद्ध से पहले प्रताप ने अपने सैनिकों में जोश भरा। उनका आह्वान था कि आज मौका है अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का। फिर रणभेरी बजी, हर हर महादेव के जयकारे गूंजे और राजपूत सेना कह सकते हैं भूखे शेर की तरह मुगल फौज पर टूट पड़ी। हल्दी घाटी की वो संकरी घाटी, कल्पना करना भी मुश्किल है उस मंजर का। तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापें, तीरों की बौछार और वो तोपों की गड़गड़ाहट। बिल्कुल। शुरुआती हमले इतने जबरदस्त थे कि कुछ विवरणों के अनुसार मुगल सेना के पार्श्व यानी किनारों के पंक्तियां लगभग टूट ही गई थीं। हाँ। राजपूतों का आक्रमण बहुत भीषण था। लेकिन मानसिंह ने स्थिति को संभाला होगा। हाँ, मानसिंह ने स्थिति को संभाला। मुगल सेना की जो आरक्षित टुकड़ियां थीं और उनका तोपखाना, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। युद्ध कई घंटों तक चला और बेहद रक्तरंजित था। और इसी युद्ध के बीच महाराणा प्रताप खुद आगे बढ़कर लड़ रहे थे और उनका घोड़ा चेतक, वो भी असाधारण वीरता दिखा रहा था। कहते हैं वो हवा से बातें करता था। हाँ, चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो युद्ध में प्रताप का साथी था एक तरह से। एक मौका ऐसा आया जब प्रताप दुश्मनों को चीरते हुए मानसिंह के हाथी तक पहुंच गए। हाँ। उन्होंने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका, जो महावत को लगा और हाथी को भी घायल कर गया। मानसिंह हौदे में नीचे झुक गए, बच गए। लेकिन तभी वो घटना हुई जिसने युद्ध का रुख मोड़ने में भूमिका निभाई। मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार या कोई धारदार हथियार था। हाँ, कुछ स्रोतों में हथौड़ीनुमा हथियार जैसा जिक्र है। उससे चेतक का पिछला पैर बुरी तरह कट गया। ओहो। ये एक बहुत नाजुक मोड़ था। प्रताप दुश्मन सेना के बीच घिर सकते थे और यहीं पर चेतक की वफादारी और कह सकते हैं समझदारी काम आई। गंभीर जख्म के बावजूद उसे एहसास हो गया कि महाराणा की जान खतरे में है और वो घायल घोड़ा अपने स्वामी को लेकर युद्ध के मैदान से बाहर निकल भागा। ये अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल अविश्वसनीय है। वो दुश्मन सैनिकों को चकमा देता हुआ पूरी रफ्तार से भागा और रास्ते में पड़ने वाले एक बड़े बरसाती नाले को एक ही छलांग में पार कर गया। एक छलांग में? हाँ, ये लगभग 22-25 फीट की छलांग बताई जाती है। घायल अवस्था में ये लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन कई स्रोत इसका जिक्र करते हैं। नाले के पार पहुंचकर क्या हुआ फिर? किनारे पर पहुंचते ही चेतक की सारी शक्ति जवाब दे गई। वो वहीं गिर पड़ा। प्रताप उसकी ये हालत देखकर जाहिर है बहुत दुखी हुए। स्रोत उनके मार्मिक शब्दों का उल्लेख करते हैं, चेतक, तू चला गया पर अपनी वफादारी से अमर हो गया। ये सिर्फ एक जानवर का अंत नहीं था, ये एक अटूट रिश्ते का प्रतीक बन गया। और आज भी हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में चेतक की समाधि है। उस बेमिसाल वफादारी की याद दिलाती है। अच्छा, तो चेतक के बलिदान के बाद युद्ध का क्या हुआ? देखिए, युद्ध में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। राजपूतों ने संख्या में कम होते हुए भी जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन शाम होते होते सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा। मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने जीत का दावा किया। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था। मुगलों ने जीत का दावा तो किया, पर उनका जो मुख्य मकसद था, प्रताप को पकड़ना या मारना, वो पूरा नहीं हुआ। एग्जैक्टली, यही बात है। प्रताप सुरक्षित निकलकर पहाड़ों में चले गए। इसलिए कई इतिहासकार और विश्लेषण जो हमने देखे, वो इस युद्ध को अनिर्णायक मानते हैं। अच्छा, अनिर्णायक। हाँ, क्योंकि मुगल सेना अपने रणनीतिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। प्रताप का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। हाँ, वो दौर शुरू हुआ जब महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों और पहाड़ियों को अपना घर बनाया और वहीं से मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। जी, ये गुरिल्ला युद्ध का दौर था। और ये दौर शायद युद्ध के मैदान से भी ज्यादा कठिन था। आप सोचिए, स्रोत बताते हैं कि सालों तक प्रताप और उनके परिवार ने बेहद कष्ट झेले। कभी घास की रोटी खानी पड़ी तो कभी जंगली फलों से गुजारा करना पड़ा।
जमीन पर सोना हर वक्त दुश्मन का खतरा। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वो था उनका स्वाभिमान। हमारे पास जो सामग्री है उसमें उनके कथन का जिक्र है, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वो है जो अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उनके पूरे जीवन का सार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली बादशाह बाहरी ठाट बाट में नहीं बल्कि अपने उसूलों पर टिके रहने में है। उन्होंने ये साबित किया कि हार जैसी दिखने वाली स्थिति में भी अपनी आत्मा को ना हारने देना ही सच्ची जीत है। इस दौर में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने अरावली के बीहड़ भूगोल और भील समुदाय के स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल किया। छोटी टुकड़ियों में मुगल सेना पर अचानक हमले किए और फिर पहाड़ों में गायब हो गए। इससे बड़ी और भारी भरकम मुगल सेना भी कई बार असहाय हो जाती थी। और उनका ये लंबा संघर्ष बेकार नहीं गया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई खोए हुए इलाके वापस जीतने शुरू कर दिए। हाँ, चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ के आसपास का क्षेत्र उन्होंने काफी बड़ा इलाका मुगलों से वापस छीन लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। और इस वापसी में एक और व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। आप भामाशाह की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उनके मंत्री और बचपन के साथी भामाशाह। जब प्रताप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, सेना को फिर से खड़ा करना मुश्किल हो रहा था, तब भामाशाह ने, आप सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना सारा धन लाकर प्रताप के कदमों में रख दिया। कहते हैं वो इतनी दौलत थी कि उससे कई सालों तक हजारों सैनिकों का खर्च उठाया जा सकता था। ये तो वफादारी और देश प्रेम की अद्भुत मिसाल है। इस मदद ने प्रताप के संघर्ष को नई ताकत दी होगी। निश्चित रूप से। इससे उन्हें अपनी सेना को फिर से संगठित करने और मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई को जारी रखने में बहुत मदद मिली। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में मेवाड़ का काफी बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया था, सिवाय चित्तौड़ और मांडलगढ़ के। और फिर 29 जनवरी 1597 को चावंड में उनका देहांत हो गया। एक ऐसा जीवन जो शुरू से आखिर तक संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक रहा। बिल्कुल। वो अपने पीछे सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। उनका वो वाक्य, राजपूत सिर दे सकता है पर झुका नहीं सकता, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उस अदम्य भावना का प्रतीक है जिसने हल्दी घाटी को अमर बना दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हल्दी घाटी का युद्ध मैदान पर भले ही किसी निर्णायक नतीजे पर न पहुंचा हो, लेकिन मूल्यों और सिद्धांतों के स्तर पर ये किसकी जीत थी? देखिए, हमारे विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि यह सिंहासन बनाम स्वतंत्रता की लड़ाई थी, साम्राज्य बनाम आत्मसम्मान का संघर्ष था। और अगर हम प्रताप के पूरे जीवन को देखें तो अंत में जीत उस भावना की हुई जिसे हम वीरता, धर्म और देशभक्ति कहते हैं।